हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीट किया। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपको मैंने सिखाया कि ट्रांजैक्शन को हम प्लस माइनस के फॉर्म में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हम ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। यानी जो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में जितना भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन था उसको हम कैसे रिकॉर्ड किए थे, प्लस और माइनस के फॉर्म में। क्यों किए थे? क्योंकि क्लास 10th में आपने प्लस और माइनस जो है वो सीखा था। तो अगर आप तुरंत डेबिट और क्रेडिट आपको सिखाने लगते तो आपको ठीक से सारी बातें समझ में नहीं आती। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया, अकाउंटिंग इक्वेशन बताया, और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हैं जो कि मॉनेटरी फॉर्म में हैं, उन सबको किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस और माइनस के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। और आपने देखा कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला था, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो हमेशा बराबर होता है, क्योंकि वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड था। आपका हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, तो वो भी आपका बेस था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसको मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम आपका बैलेंस शीट इक्वेशन था। अब वो यूनिट हमने कंप्लीट, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, यानी प्लस और माइनस में आपका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद, अब हम प्लस और माइनस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि अब हम डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में सारे ट्रांजैक्शन को हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस नहीं चलेगा, अब डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, किस तरीके से आप सारे ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे। ये सब कुछ पहले आपको रूल्स को समझना होगा, तब जाकर के आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर पाओगे। तो इसे देख करके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको नोट्स में भी ये सारी बातें मिल जाएंगी। वन बाय वन करके हम आपको समझाएंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस में, वो अल्टीमेटली या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। और डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, क्योंकि वो भी बेस्ड होता है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, यानी हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब आपको हम इसका मतलब समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट को स्टार्ट करने से पहले, रूल्स को स्टार्ट करने से पहले हमको जानना होगा कि जो डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, यानी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किसने किया। तो देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, और डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, बराबर होगा। जैसे आप ऐसे समझो कि आपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा, मान लीजिए 5,000 का फर्नीचर खरीदा। बात को समझिएगा, हमेशा बराबर क्यों होता है वो हम बता रहे हैं। ये बिजनेस है और बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया कितने का, 5,000 रुपये का, तो ये होगा आपका डेबिट। और 5,000 रुपये बिजनेस ने पे किया, कैसे, तो कैश, ये होगा आपका क्रेडिट। तो 5,000 का फर्नीचर आया और 5,000 का कैश गया, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमेशा बराबर होगा, ये कभी भी डिसमैच नहीं करेगा, क्योंकि एक जितने का सामान आएगा उतना ही का आप कैश पेमेंट करोगे। मार्केट में आप जाते हो, मान लो कि आपने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का, तो 5,000 का फर्नीचर आपके पास आया। ये ट्रांजैक्शन का एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि आपने 5,000 रुपये पे किया, तो जितने का सामान आपके पास आया उतना ही कैश आपके पास से गया। इसीलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा और हमेशा मैच करेगा, वो कभी भी डिसमैच नहीं करेगा। एक बात आप ध्यान में रखना इसको। अब डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किसने किया, तो ये थे आपके लुकास पैसियोली।
जिन्होंने 1494 में, कब, तो 1494 में डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का इजाद किया था। किसने किया था? लूकास पैसियोली, जो 1494 में जो इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इन्होंने, लूकास पैसियोली ने 1494 में, जो कि इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, उन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद किया। इन्हें फादर ऑफ बुक कीपिंग भी कहा जाता है, या अकाउंटेंसी भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी। तो लूकास पैसियोली ने 1494 में, जो कि इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, उन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद किया था। और उस समय इन्होंने जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का किस तरीके से रिकॉर्ड किया, तो इन्होंने डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था। लेकिन उस समय डेबिट और क्रेडिट नहीं चलता था। उस समय अगर आप देखोगे डेबिट, देखिए ये है आपका डेबिट। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का दो पहलू है। एक है आपका डेबिट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, ठीक है, डीआर, और क्रेडिट को हम लिखते हैं शॉर्ट में सीआर। इस तरीके से लिखते हैं। डेबिट को क्या लिखते हैं? डीआर, और क्रेडिट को हम लिखते हैं सीआर। लेकिन अगर आप किसी की भी बात करो, डीआर क्या डेबिट से निकला है या सीआर क्या क्रेडिट से निकला है? अगर आप देखोगे, मेरा नाम अगर पूछोगे कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम है शुभम कुमार। शुभम कुमार। अगर आप बोलोगे कि सर आपके नाम का अगर हम शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप शुभम से एस ले लोगे और कुमार से के ले लोगे, तो आप हमको शॉर्टकट में बोल सकते हो एस के सर, बोल सकते हो। इसी तरीके से आप अपने नाम का भी, मान लो आपका नाम है रोहित सिन्हा, रोहित सिन्हा आपका मान लो नाम है, तो अगर आपके नाम का अगर हम शॉर्टकट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? रोहित से हम आर ले लेंगे या सिन्हा से हम एस ले लेंगे, तो आपको हम बोल सकते हैं आर एस, बोल सकते हैं ना। आपको शॉर्टकट बोलेंगे आर एस कौन है, तो इसका मतलब है रोहित सिन्हा। अगर हम बोलेंगे एस के कौन, तो शुभम यहाँ कुमार। तो इस तरीके से हम जो वर्ड होता है उसी में से हम निकाल करके उसका शॉर्टकट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम डेबिट का शॉर्टकट बना रहे हैं डीआर, जो कि आपके बुक में दिया है। लेकिन बताइए कि डी तो है, डीआर लिख रहे हैं ना हम शॉर्टकट में, लेकिन हम क्या बोल, देखिए यहाँ पे डी तो है, लेकिन डेबिट में कहीं आर दिख रहा है क्या? कहीं भी आपका आर नहीं दिख रहा है। तो क्या इसका शॉर्टकट डीआर हो सकता है? क्योंकि इसमें तो आर है ही नहीं। अच्छा, क्रेडिट में सीआर तो दिख रहा है, यहां पर क्रेडिट में सीआर, इसका शॉर्ट फॉर्म आप देखिए, क्रेडिट है, इसमें आपका सी और आर है, तो क्रेडिट का तो समझ में आता है कि सीआर बनेगा शॉर्टकट। लेकिन क्या डेबिट का भी अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहो तो क्या आप डीआर लिख सकते हो? क्योंकि इसमें डी तो है पर आर कहाँ है? आर कहीं भी नहीं है। तो फिर ये डीआर और सीआर बना कैसे? एक्चुअली में जो लूकास पैसियोली थे, उन्होंने उस समय का जो था आपका प्लस और माइनस नहीं चलता था, उसका इस्तेमाल कम किया जाता था। तो 1494 में उस समय जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का दो एस्पेक्ट था, वो था आपका लैटिन वर्ड था डेबेरे, एक था आपका डेबेरे और दूसरा था आपका क्रेडेरे। उस समय जो इस्तेमाल किया जाता था, डेबिट अभी का है, क्रेडिट अभी का है, लेकिन उस समय बोला जाता था डेबेरे, जो कि एक लैटिन वर्ड है। जब इसको बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो डेबेरे बना डेबिट एंड क्रेडेरे बना क्रेडिट। क्या हुआ? डेबेरे क्या बना? डेबिट बना। उस समय लैटिन वर्ड है आपका डेबेरे एंड क्रेडेरे। तो डेबेरे जो कि आपका जब इंग्लिश में, लैटिन से जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो डेबेरे बना आपका डेबिट, और क्रेडेरे जो कि लैटिन वर्ड है, इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो ये बना आपका क्रेडिट। अब ये जो डीआर है वो एक्चुअली में डेबिट से नहीं लिया गया है, बल्कि ये डेबेरे से लिया गया है। और डेबेरे में देखिए डी भी है और यहां पर आर भी है, इसीलिए डेबेरे का शॉर्ट फॉर्म है डीआर, ना कि डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर। तो उस समय इस्तेमाल किया जाता था डेबेरे। डेबेरे का जो शॉर्ट फॉर्म वो डीआर हम यहां पे डेबिट के तौर पे लिए हैं।
और क्रेडेरे में देखिए यहाँ पे आता है CR आता है, तो क्रेडिट को हम क्रेडेरे से लिए हैं और शॉर्टकट में हम लिखते हैं CR, यानी डेबेरे से हम शॉर्ट बनाएं DR और क्रेडेरे से हम शॉर्ट बनाएं यहाँ पे CR। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो हम DR लिखते हैं एक्चुअली में वो डेबिट से नहीं बना है बल्कि डेबेरे से बना है, और क्रेडिट में जो हम CR लिखते हैं वो क्रेडिट से नहीं बना है बल्कि क्रेडेरे से बना है। तो जो उसका मूल है, जो इसका ओरिजिन है, वहाँ से DR और CR को लिया गया है। तो हर ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करने के दो पहलू होते हैं, एक कहलाता है अभी के हिसाब से जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है डेबिट एंड क्रेडिट। आप याद रखना कि डेबिट कहाँ से बना है, तो डेबेरे से बना है, और क्रेडिट कहाँ से आया है, तो क्रेडेरे से आया है, और हम डेबेरे का शॉर्ट फॉर्म डेबिट और क्रेडेरे का शॉर्ट फॉर्म क्रेडिट यहाँ पे हम लिखते हैं। क्लियर है बात? तो हर ट्रांजेक्शन को अब हम दो पहलुओं में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम डेबेरे और क्रेडेरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो उस समय इस्तेमाल होता था। अभी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे DR जो कि डेबेरे से आया है, और इसको हम लिखेंगे क्रेडिट को CR जो कि क्रेडेरे से आया है। क्लियर है? तो एक नंबर का आपका सवाल पूछता है कि फादर ऑफ बुक कीपिंग किसे कहते हैं, तो लुकास पैसियोली। कब उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया, तो 1494 में। कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे वो। इतना आपका सवाल में पूछता है, तो ये बातें आप याद रखना। चलिए, ये बातें तो हमने कर ली। अब हमको जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है वो डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में करना है। प्लस माइनस का तो हमने देख लिया कि किस तरीके से। अब हम प्लस माइनस में नहीं करेंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, अब हम डेबिट और क्रेडिट में करेंगे। चलिए, अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट हम देखेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, जहां हम सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका अकाउंट कहलाता है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले है, दो तरीके का है आपका, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखिए, आपको हम रूल शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं बातें आपको समझ में ना आए, हो सकता है ऐसा। तो आप ये ध्यान में रखना कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे तो ये तमाम बातें जो लिखी हुई हैं, ये तमाम बातें जो हम कहेंगे, वहाँ पर जब आप प्रैक्टिकली सीखोगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ कम भी समझ में आता है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल नहीं थ्योरी बता रहे हैं आपको, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको कम समझ में आए, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपको जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे आपका ए कहता है, दो तरीके से आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने तरीके से हम कर सकते हैं, और एक है आपका इंग्लिश अप्रोच या इसको बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये आपका है मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न अप्रोच हम इसे कहते हैं। तो यहां पर हम, एक है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सारे ट्रांजैक्शन को आप चाहो तो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो बिजनेस के, आप चाहो तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न अप्रोच से भी आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे आपका, वो है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ये हम स्टार्ट आपका करेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के जरिए जो या ट्रेडिशनल अप्रोच के जरिए आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर पहला है आपका, ट्रेडिशनली द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट्स को बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस जो मेंटेन करती है या उसको क्लासिफाई करती है, वो दो भागों में इसको क्लासिफाई करती है सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। एक है आपका पर्सनल अकाउंट, जो कि रिलेटेड होता है किसी ना किसी पर्सन से। पर्सनल अकाउंट पहला है जो किसी ना किसी रिलेटेड होता है किसी ना किसी पर्सन से, और दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि वो रिलेट होता है आपका एसेट से, एक्सपेंस से, इनकम से या गेन से, बल्कि पर्सन से वो रिलेट नहीं करता है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है पर्सनल अकाउंट,
पर्सनल का मतलब वो अकाउंट जो रिलेट करता है पर्सन से, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। देखिए पर्सनल यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इससे आप पर्सन समझ जाना खुद ब खुद। ये आपका खुद ब खुद बता रहा है कि हम किससे रिलेट करते हैं, पर्सन से, इसीलिए इसको बोला गया है पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे कहा गया है, देखिए पर्सन के पहले, पर्सनल के पहले आई एम यानी इम्पर्सनल लगा दिया गया है। इसका मतलब ये पर्सनल यानी पर्सन से नहीं बल्कि किससे रिलेट करता है, एसेट से और एक्सपेंस से, इनकम से या गेन से, यानी ये पर्सन से रिलेट नहीं करता है। इसीलिए इसके पहले, पर्सनल के पहले आई एम यानी इम्पर्सनल आपका ये कहा गया है। यानी वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेट नहीं करता है उसको हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो आपका ट्रेडिशनली अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली जो अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल को आप बोल सकते हो रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनली अकाउंट्स को तीन भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है बात। तो यहां पे लिखता है दस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप से अकाउंट को मेंटेन किया गया है। कौन कौन सा, देखिए पर्सनल अकाउंट, पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट, ये हो गया आपका रियल अकाउंट, और तीसरा है आपका इम्पर्सनल में नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट आपका यहाँ पर है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हम तीनों को वन बाय वन करके जानते हैं, यानी इन्हीं तीनों जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, इन्हीं तीनों के जरिए, इन्हीं तीनों अकाउंट के जरिए हम सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। सबसे पहला है आपका, देखोगे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स, फर्म्स और कंपनीज सच एज राम अकाउंट। अच्छा बताइए कि राम कौन है। राम एक पर्सन है, और बिजनेस में अगर हम बात करें कि राम एक अगर पर्सन है, अगर उसके नाम से कोई अकाउंट खुलेगा तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि राम तो एक पर्सन है। बैंक भी अगर हम बात करें तो एक पर्सन की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो पर्सन का क्या काम है, वो अपने नाम से ज़मीन खरीद सकता है, अपने नाम से बैंक अकाउंट रख सकता है, वो किसी से लोन ले सकता है, किसी को लोन दे सकता है। तो बैंक भी अगर आप बात करें तो वो आपके पैसे को जमा रखता है, आपको लोन देता है, आप बैंक में अपना पैसा जमा कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका बैंक में हो सकता है, यानी ये भी एक पर्सन की तरह बिहेव करता है, इसलिए बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट कहलाता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आपका आता है। इसको और हम डिटेल में बात करेंगे आगे में। इसके बाद है आपका फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है। आप बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे कि अगर कोई कंपनी का जन्म होता है तो वो कानून के मुताबिक होता है, और अगर वो कंपनी मरता भी है, यानी अगर कंपनी को बंद भी करना है तो वो भी कानून के मुताबिक होता है। तो कंपनी जो है आपका एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहलाता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों कहलाता है कंपनी, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन की तरह, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, हम फिजिकली मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी भी एक पर्सन की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर हम बात करें, एक पर्सन लोन लेता है, लोन दे सकता है, उसी तरीके से एक कंपनी भी जो है लोन लेती है या लोन किसी को दे सकती है, उधार में पैसा किसी को दे सकती है। अगर हम बात करें कि एक पर्सन अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकता है, तो एक कंपनी भी अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है। अगर एक पर्सन की बात करें अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी रख सकता है, तो कंपनी भी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी रख सकती है। तो अगर एक पर्सन की बात करें, वो साइन करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो कंपनी का भी स्टैंप होता है जो कि साइन की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी आपका कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट रख सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है ना, कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से। तो कंपनी भी एक पर्सन की तरह बिहेव करता है, इसीलिए एक ये जो है कंपनी या कोई बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, कोई भी बिजनेस हो गया, पर्सन हो गया, ये सब कुछ आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है।
तो पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ पर्सन, जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड हो, फर्म कोई पार्टनरशिप फर्म हो, या कोई कंपनी, तो कोई पर्सन हो, कोई बिजनेस हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कंपनी हो, ये सब कुछ आपका किसके अंदर आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। सच एज राम अकाउंट, अगर हम बात करें राम अकाउंट की, तो राम एक पर्सन है और उसके नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट है, यानी बैंक के नाम से कोई भी अकाउंट खुलेगा, ओपन किया जाएगा, तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में क्यों आता है? क्योंकि जो कैपिटल है वो ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए कैपिटल जो है वो किसी न किसी ऑनर का है, किसी न किसी पर्सन का है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और अकाउंट ऑफ बिहार आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी आपका एक पर्सनल अकाउंट है। तो जितना भी पर्सन के नाम से राम, श्याम, गीता, मोहन पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, और किसी भी कंपनी का जो अकाउंट खुलेगा, अकाउंट्स ऑफ बिहार एंड स्टील या कोई भी कंपनी, वो सब कुछ आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट हम शॉर्टकट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे ताकि जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए तो सब कुछ आपका क्लियर हो और आप उसका आंसर कर सकें। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट के बारे में हम सबसे पहले जान रहे हैं। ये हो गया पर्सनल अकाउंट, यानी राम, सीता, गीता, किसी भी पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस या कंपनी, ये सब कुछ आएगा आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब इसी पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 3 भागों में आपको बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में आपका बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीनों आप याद रखना। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले है आपका यहां पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या है आपका? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट में है सबसे पहला भाग नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या? जो प्रकृति की तरफ से आया है, जिसको नेचर ने बनाया है, उसको हम बोलेंगे आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे अगर हम अपनी बात करें या हम आपकी बात करें, अगर मेरे नाम से कोई अकाउंट खुलता है, अगर मेरे नाम से कोई अकाउंट खुलता है, तो हम तो एक नेचुरल पर्सन है जो कि नेचर की तरफ से आए हैं। कैसे? तो देखिए, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है कि हम नेचर की तरफ से आए हैं। हम जो जन्म लिए हैं वो माँ की कोख से आए हैं, हम सब। तो हम लोग के नाम से अगर कोई अकाउंट खुलेगा तो वो नेचुरल जो है आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। नेचुरल का मतलब नेचर की तरफ से, और पर्सनल का मतलब वो पर्सन होना चाहिए, और हमारे नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो कहलाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम एक नेचुरल पर्सन है, वो देख सकता है, बोल सकता है, महसूस कर सकता है, तो उसके नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, जितना भी पर्सन के नाम से अकाउंट खुलेगा वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो नेचर की तरफ से आया है। ठीक है। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब बनावटी। पर्सन की तरह तो वो बिहेव करेगा, लेकिन वो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, एक ह्यूमन बींग्स की तरह, जो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो, बोल सकते हो, चीज़ों को महसूस कर सकते हो, है ना। तो ये आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स की तरह जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ह्यूमन बींग्स की तरह ना हो, वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कंपनीज अकाउंट, बैंक अकाउंट, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकाउंट, ये सब कुछ आपका एक पर्सन की तरह बिहेव करता है। लेकिन चूंकि बताइए, कोई कंपनी का बिल्डिंग है तो क्या वो देख सकता है, बोल सकता है, महसूस कर सकता है? एक नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं। बिहेव करता है एक नेचुरल पर्सन की तरह। वो अपने नाम से जमीन रख सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है ना, अपने नाम से किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन
वो देख नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है, वो एक नेचुरल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, मतलब बनावटी पर्सनल अकाउंट। यानी वो बनावटी है, एक नेचुरल नहीं है, वो बनाया गया है कानून के मुताबिक उसको, तो वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, यानी वो बनावटी है, पर्सन की तरह ही बिहेव करेगा लेकिन वो बनावटी है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कोई कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंट अगर आप उसके नाम से खोलते हो तो वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है? इसके बाद है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात को ध्यान से समझिएगा। रिप्रेजेंटेटिव यानी किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, वो अकाउंट जो किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हो उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे अगर हम बात करें वेजेस की, मजदूरी की, तो ऐसे आप समझो इसको कि वेजेस देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्च है। आपके यहाँ कोई घर बना, मान लो आप घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, घर बना रहे हो आप, तो एक लेबर काम करता है और लेबर को आपको क्या देना है? वेजेस देना है, मजदूरी देनी है। तो 400 रुपये अगर आप मजदूर की बात करें तो सुबह से लेकर के वो शाम तक काम करता है और आप उसको 400 रुपये देते हो, तो आपका 400 रुपये क्या है? एक्सपेंस है आपके लिए। उसी तरीके से बिजनेस में अगर फैक्ट्री में मान लो कोई लेबर काम कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है, तो फैक्ट्री वाला भी उसको या तो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उसको क्या देगा? वेजेस देगा। तो वेजेस जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्लियर है बात? बिजनेस के लिए क्या है? वेजेस एक्सपेंस है, खर्च है। लेकिन अगर इसके पहले आप लग जाए आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसका क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है, देखिए इसके पीछे लिखा हुआ है O/S, मतलब होता है इसका आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वेजेस देना बाकी है, यानी उस लेबर ने काम कर लिया है और अभी आपने उसको वेजेस नहीं दिया है। तो देखिए वेजेस तो आपका यहां पर एक्सपेंस है, लेकिन और एक्सपेंस है तो कहां आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फिलहाल आगे बात करेंगे। तो वेजेस जो है आपका एक्सपेंस है, लेकिन इसके पहले लग गया है आउटस्टैंडिंग, यानी ये वेजेस जो है किसी को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वेजेस एक्सपेंस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस देना बकाया है, बाकी है, यानी किसी ना किसी पर्सन को देना बाकी है। यानी ये आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो किसी ना किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसी तरीके से आगे है, बिजनेस के लिए जो सैलरी है वो एक्सपेंस है, खर्च है। लेकिन अगर इसके पहले आउटस्टैंडिंग, यहां से हटाते हैं हम इसको, इसके पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा दिया जाए तो इसका क्या मतलब है कि हमारे एम्प्लॉय ने काम कर लिया है और अभी उसको सैलरी देना बाकी है, यानी ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो किसी न किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसके बाद है अक्रूड इंटरेस्ट, यानी कोई इनकम या इंटरेस्ट जो आपने कमा लिया है लेकिन आपको मिलना बाकी है। तो इंटरेस्ट तो हमारे लिए इनकम है, लेकिन उसके पहले क्या लग गया? अक्रूड, यानी वो मिलना बाकी है, यानी किसी ना किसी अक्रूड इंटरेस्ट जो है ना किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। थोड़ी थोड़ी बातें समझेंगे, फिर हम डिटेल में आपसे जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझना है तो थोड़ी थोड़ी बातें समझो, क्योंकि एक बार में ही सारी बातें कर देंगे तो फिर आपके दिमाग से निकल जाएगी सारी बातें। तो यहां पर पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सन से, किसी नेचुरल पर्सन से, आर्टिफिशियल पर्सन से या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से वो ताल्लुक रखता हो, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा? आपका पर्सन आ जाएगा, राम श्याम गीता मोहन, उसके नाम से कोई अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। कोई पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो आपका, यहाँ पर किसके अंदर आएगा? वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तीनों को मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा हम आते हैं यहाँ पर रियल अकाउंट। दूसरा हम किस पे आएंगे? अब आपका रियल अकाउंट पे।
चलिए, रियल अकाउंट किसे कहते हैं? रियल अकाउंट वो होता है जो आपका किसी ना किसी एसेट से रिलेटेड होता है। एसेट यानी बिजनेस में एसेट होता है ना, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ आपका बिजनेस के लिए एसेट है। तो जितना भी एसेट है वो किस कैटेगरी में आएगा? आपके रियल अकाउंट में। जितना भी पर्सन है, चाहे आपका नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, ये सब कुछ आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन बिजनेस का जितना भी एसेट है वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो रियल अकाउंट के आपके कैटेगरी में आएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एसेट और थिंग, यानी जितना भी बिजनेस का प्रॉपर्टी है या बिजनेस के लिए एसेट है वो सब कुछ किस में आएगा? आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। ये बात याद रखना। अब बताओगे इसका रूल क्या होता है? तो रूल हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप अकाउंट समझो। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट कहलाता है, जो आपका नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। पर्सनल अकाउंट जो प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड हो वो आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे कैश एसेट है बिजनेस के लिए, रियल अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस के लिए एसेट है, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। मशीनरी रियल आपका एसेट है, बिजनेस के लिए आपका रियल अकाउंट में आएगा। फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट है, आपका रियल अकाउंट में आएगा। अब रियल अकाउंट को आप दो भागों में बांट सकते हैं। अगर एसेट से रिलेटेड है ये तो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक टैंजिबल फिक्स एसेट और एक इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। तो एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल में बांट सकते हैं। तो चाहे टैंजिबल हो चाहे इनटैंजिबल हो, दोनों को हम रियल अकाउंट के अंदर रखेंगे। अब टैंजिबल इंटैंजिबल क्या है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं कि टैंजिबल एसेट वो सारा एसेट होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब कुछ। अगर आप इनटैंजिबल एसेट की बात करो तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब आपका इनटैंजिबल एसेट है। तो सब कुछ आपका रियल अकाउंट के अंदर आएगा। रूल हम इसको समझेंगे इसका, पहले आप समझ लो कि रियल अकाउंट किसे कहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड हो वो रियल अकाउंट कहलाता है। इसके बाद सेकंड हो गया आपका, थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हम किसे कहते हैं? तो अकाउंट्स ऑफ इनकम एक्सपेंस, अकाउंट जो रिलेटेड होता है इनकम से, एक्सपेंस से या गेन से या लॉस से। इनकम से, एक्सपेंस से, गेन से या लॉस से। तो बिजनेस के लिए जो इनकम है, एक्सपेंस है, गेन है या लॉस है, वो सब कुछ जो है किसके अंदर आएगा? तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। ये बात आप ध्यान रखना, किसके अंदर आएगा? तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका ये सारी चीजें आएंगी। कौन कौन सा? तो इनकम, एक्सपेंस, बिजनेस के लिए जो इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। जो गेन होगा या लॉस होगा वो भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। क्लियर है? जैसे सैलरी है, रेंट है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बैड डेट है, बिजनेस के लिए लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट का हम एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंस, देखिए यहाँ पे बोले ना जो एक्सपेंस से रिलेटेड हो वो, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि देना पड़ता है, खर्च है। सैलरीज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो वेजेस पेड करेगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सैलरी अगर बिजनेस पेड कर रहा है तो वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। रेंट पेड कर रहा है अगर बिजनेस, तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, आपका किसके अंदर आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो वेजेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इसके बाद है बैड डेट। बैड डेट होता है जैसे आप बिजनेस डेटर को पैसा देती है, उधार में सामान बेचती है, और उधार में सामान बेचती है तो कभी कभी डेटर पैसा नहीं देता है, वो सामान लेकर के भाग जाता है, तो उसमें पैसा डूबता है, जिसे हम बैड डेट कहते हैं। इसके बारे में भी आगे में हम बात करेंगे, चिंता नहीं करिए। सॉरी। तो बैड डेट क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है, तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो एक्सपेंस हो गया या लॉस हो गया आपका, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो लॉस हो गया यहाँ पर। डिस्काउंट अलाउड, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये भी आपका कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू इनकम। नॉमिनल अकाउंट जो रिलेटेड है इनकम से, तो जैसे आपका हो गया इंटरेस्ट रिसीव, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, बदले में आपको इंटरेस्ट मिला,
तो बिजनेस को जो एक्सपेंस इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। बिजनेस को जो कमीशन अर्न हुआ यानी कमीशन कमाया कोई बिजनेस, तो वो भी बिजनेस के लिए इनकम है, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। एंड डिस्काउंट रिसीव भी बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम हो गया, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो इनकम हो, एक्सपेंस हो, गेन हो या लॉस हो, ये सब कुछ आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से यहाँ पर हम सीख लिए हैं कि अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल अप्रोच से 3 भागों में जो है आपका बांटा गया है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से, किसी फर्म से या किसी कंपनी से रिलेटेड हो, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। एसेट या प्रॉपर्टी जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। और इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका आएगा। ये तीनों हमने पढ़ लिया है। चलिए, अब इसके बाद हम जानेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, यानी जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या रूल बनता है, किसका किसका। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ये हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहला है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है डेबिट द रिसीवर, यानी कोई भी पर्सन की अगर हम बात करें, पर्सन यानी नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव, तीनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम पर्सन की बात करें कि ये आपका नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, ये तीनों आता किस कैटेगरी में है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। अगर हम आपको कैटेगराइज करने के लिए बोलें तो आप पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव में, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव में कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ किसके अंदर आता है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे है पर्सनल अकाउंट में क्या है आपका, सबसे पहला रूल है आपका डेबिट द रिसीवर, यानी उस पर्सन को हम डेबिट करेंगे जो आपका रिसीवर होगा। यानी अगर आप, वो पर्सन कुछ पैसा या कोई भी चीज़ रिसीव करेगा, उसको मिलेगा, तो वो जैसे मान लो आपका ये बिजनेस है, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। और ये है आपका राम, एक पर्सन है, कौन है, राम। आपने राम को सामान बेचा, यानी बिजनेस ने राम को सामान बेचा, तो राम जो है वो सामान रिसीव करेगा, तो उसको, राम को हम क्या करेंगे, राम के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, यानी वो रिसीव किया तो राम के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर राम जो है वो बिजनेस को सामान देता है, बिजनेस सामान परचेज करता है, तो राम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में राम जो को सामान बेचा गया था, बिजनेस ने राम को सामान बेचा था, तो ये रिसीव किया था, तो राम अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। दूसरे कंडीशन में अगर मान लो ये राम जो है बिजनेस को सामान बेचता है या बिजनेस सामान परचेज करता है, बिजनेस सामान परचेज करता है, तो राम कौन हो गया, यहाँ पर गिवर हो गया, इसलिए राम के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी अगर कोई पर्सन नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो रिसीव करेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर वो गिव करेगा यानी देगा तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात। इसके बाद ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया जो पर्सन से रिलेटेड हो गया। दूसरा जो है आपका वो रियल अकाउंट है जो एसेट से रिलेटेड है। सबसे पहला कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में, याद रखिएगा जो भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो अगर हम यहां पर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई भी एसेट आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब आना, तो जो आएगा बिजनेस में कोई भी एसेट उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे बिजनेस फर्नीचर खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, आपका कोई मोटर व्हीकल खरीदा, तो उससे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये सारा बिजनेस के लिए एसेट है और कम्स इन यानी बिजनेस में आएगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर यही चाहे प्लांट एंड मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, अगर आप बेचते हो या बिजनेस से जाता है वो सारी चीजें, चला जाता है, गोज आउट होता है, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अभी इतना ही आप बात समझो। क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका
एसेट से रिलेटेड कोई एसेट आएगा बिजनेस में, कम्स इन तो डेबिट करेंगे, कोई जाएगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी बिजनेस के लिए कोई भी अगर एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो उससे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बिजनेस के लिए कोई भी अगर इनकम होगा या गेन होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात? तो यहां पर तीनों बात आपको समझ में आ गई। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये आपका तीनों रूल आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपका एडिशनल रूल हम बताएंगे जो कि मॉडर्न अप्रोच से है। इन तीनों से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम आपको कुछ बातें और बताएंगे जिससे आपका डेबिट क्रेडिट करना बहुत आसान हो जाएगा। यह है आपका ऑल एसेट्स डेबिट। अगर हम एसेट की बात करें तो जितना भी एसेट है वो सब कुछ जो है आपका वो डेबिट होता है। अगर हम बोले जितना भी एसेट है बिजनेस के लिए, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब का साइड पूछें तो कौन सा साइड होता है? इसका साइड डेबिट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एसेट बढ़ता है, इफ इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर एसेट घटता है, इफ डिक्रीज, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये बात आप याद रखना। फिर अगर बिजनेस में हम बात करें लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज का बैलेंस किधर होता है? लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा और हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इफ लायबिलिटी इंक्रीज, अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी अगर घटता है, डिक्रीज करता है, तो हम उसे यहां पे डेबिट करेंगे। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, एंड ऑल एसेट्स डेबिट, इफ इंक्रीज डेबिट, इफ डिक्रीज क्रेडिट। ऑल लायबिलिटीज क्या होता है आपका? क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। बस इतनी बातें आप याद रखना। ये आपका, मैंने आपको सारा रूल को समझाया। ये आपका मैंने बताया 1, 2, 3, ये तीनों मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया, और ये एडिशनल रूल जो बताया मैंने आपको, वो बताया मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने यहाँ पर देखा। और मॉडर्न अप्रोच से अगर हम बात करें तो अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो मॉडर्न अप्रोच से अगर हम बात करें तो बेसिकली अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, एंड रेवेन्यू या इनकम अकाउंट। तो जो मॉडर्न अप्रोच से है आपका, वो भी हम आपको डिटेल में बाद में भी समझा दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें आपको अल्टीमेटली जितना भी आपका मॉडर्न अप्रोच में 5 भागों में जो बांटा गया है, वो कहीं ना कहीं जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आ जाएगा। अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच से ही, थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं इसको। मॉडर्न अप्रोच से अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच से, तो एक भाग हो गया आपका एसेट्स। मॉडर्न अप्रोच से एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, ये कहा गया है। फिर लायबिलिटीज की बात करता है। दूसरा भाग अकाउंट कौन सा है? एक एसेट अकाउंट, दूसरा है आपका लायबिलिटीज अकाउंट। देखिए ये क्या कहता है कि अगर लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। तो 2 भाग हो गया, एक एसेट, दूसरा लायबिलिटी। तीसरा है आपका कैपिटल। 1, 2, अब तीसरा हम बताते हैं। बस इसके बारे में बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया। तीसरा जो है आपका, वो है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, और अगर बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी घटता है तो इससे हम डेबिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट तीसरा हो गया। अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्या करेंगे? हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर घटता है तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसी तरीके से अगर एक्सपेंस की बात की जाए, इसके बाद क्या है आपका? एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट के रूल से देखा जाए तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम डेबिट करेंगे अगर एक्सपेंस या लॉस होगा, और क्रेडिट करेंगे अगर इनकम या गेन होगा। तो यहां पर आपका क्लियर है। इसके बाद आपका है जो लास्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? अगर रेवेन्यू आपका डिक्रीज करता है, घटता है, तो देखिए इंक्रीज करेगा अगर इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कोई भी अगर इनकम होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। क्लियर है बात?
तो ये बातें हम आपको फिर से बाद में भी समझा देंगे जब हम आपको रूल पूरा बताएंगे, मतलब जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि कौन किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, यानी कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। ये सारी बातें हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताएंगे। तो आज मैंने आपको डेबिट क्रेडिट का सारा रूल समझा दिया, आप इसको देख लेना ध्यान से। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ आपको रह गया है, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया है, उसको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।